हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप सब लोग अच्छे हो गए, खुश हो गए। तो सेंटर ऑफ मास के कंटिन्यूएशन में ये दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक क्विक रिमाइंडर दे देता हूँ क्या क्या डिस्कस किया था। हमने सीखा था कि अगर एक डिस्क्रीट सिस्टम पार्टिकल्स का है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का डिफरेंस भी डिस्कस किया था। तो अगर एक डिस्क्रीट सिस्टम पार्टिकल्स का है तो उसका सेंटर ऑफ मास हम कैसे फाइंड करते हैं, है ना। RCM, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन। ये हमने सीखा था। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अभी डिस्कस करना है, वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। उसका सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करेंगे वो सीखेंगे। अभी डिस्क्रीट का चल रहा है, तो हमने ये सीखा था। फिर हमने ये भी देखा था कि टू बॉडी सिस्टम अगर है तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में ही कहीं लाई करेगा, बीच में कहीं, लाइन जॉइनिंग द टू बॉडीज, उसी लाइन में बीच में कहीं लाई करेगा। और जो हैवियर मास होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा, उस तरफ को सेंटर ऑफ मास आपको मिलेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने डिस्कस की थी कि क्या याद है, क्या डिस्कस किया था, जिसके बेसिस पे सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला डिराइव किया था। और वो इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि सम ऑफ द मास मूवमेंट्स ऑफ ऑल द मासेस ऑफ अ सिस्टम अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इज 0। ये भी डिस्कस किया था। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की थी। फिर ये भी आप याद करो, टू बॉडी सिस्टम में सेंटर ऑफ मास जो होता है, दोनों बॉडीज के सेपरेशन को मास के इनवर्स रेशियो में डिवाइड करता है। फिर ये भी सीखा था कि अगर एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन वाली बॉडी है और सिमेट्रिकल बॉडी है, जैसे एक डिस्क है या एक रिंग है या एक स्फेयर है या सिलेंडर है या कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है या स्क्वायर प्लेट है, ऐसी सिमेट्रिकल शेप की यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन वाली बॉडीज अगर हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास उनके सेंटर ऑफ ज्योमेट्री पे ही होता है। जैसे स्फेयर का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होगा, रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा, डिस्क का सेंटर पे होगा, ये सीखा था। और ऐसी बॉडीज अगर आपके पास है बहुत सारी, तो हम उनके सेंटर ऑफ मास को लोकेट करके उनको हम डिस्क्रीट सिस्टम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये भी हमने सीखा था, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल अगर बताऊं कि कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन वाली बॉडी अगर है तो उसको डिस्क्रीट सिस्टम में कन्वर्ट करके आप सेंटर ऑफ मास लोकेट कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल देता हूं। तो देखिए, दो बॉडीज मैंने ली हैं। ये टी शेप का लेटर दिख रहा है आपको, तो ये एक यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। लैमिना फ्लैट बॉडी है, तो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर यूनिफॉर्म है तो आप देखो, इस कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्क्रीट में कन्वर्ट करके सेंटर ऑफ मास लोकेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो क्या कर सकते हैं कि अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, एक पार्ट ये ले लूं, ये वाला, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही आएगा। फिर ये दूसरा पार्ट ये ले लूँ तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे आएगा। और फिर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ कि मान लो मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे ले लेता हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कोऑर्डिनेट सिस्टम की चॉइस आपकी है, जो आसान पड़ रहा है वैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम आप ले लीजिए जहाँ से आपको आसानी पड़ रही है। तो अब जैसे ये है, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से जो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक 1, फिर ये कितना है 2, तो 2 का आधा 1, तो 1 and 1 2, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 2 आ जाएगा। अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें, यहाँ से यहाँ तक 2, फिर ये 1 का आधा हाफ, तो इसका y कोऑर्डिनेट आएगा 2.5। ये इसके x और y कोऑर्डिनेट्स हो गए। ऐसे ही इसके x और y कोऑर्डिनेट्स अगर देखूँ तो इसका x कोऑर्डिनेट आएगा 1 और 2 का आधा, तो ये आएगा 2, और y कोऑर्डिनेट आएगा 2 का हाफ 1। ये इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गए। अब बचा मास। अब क्योंकि ये सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन है और लैमिना है तो एरिया की बात कर सकते हैं। हमने ये भी सीखा था पिछले वीडियो में कि आप सेंटर ऑफ मास को एरिया के हिसाब से भी, आपको याद है हमने सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला ये भी पढ़ा था। मैं इसीलिए आपसे कहता हूँ वीडियोज़ पूरा देखा करिए, शुरू से देखा करिए, तभी कंसेप्ट आपके प्रॉपर बिल्डअप होंगे, नहीं तो दिक्कत आएगी। ये देखिए, इसी को ऐसे लिख सकते हैं। अगर सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन है और एक लैमिनार शेप की बॉडी है जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के हिसाब से हम देख लेते हैं, ये इसी को यूज़ कर लूँ अगर यहाँ पे,
तो देखो इसका एरिया कितना है इस रेक्टेंगल का 1, और ये इसकी लेंथ कितनी आ रही है 2 + 1 + 1 4, तो 1 × 4 यानी इसका एरिया आ रहा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ रहा है, इसको मैं A1 ले लेता हूँ। अगर ये वाला रेक्टेंगल देखो तो 2 × 2 इसका भी कितना आ रहा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तो मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। तो देखो इसका एरिया A1, इसका एरिया A2 मान लेते हैं। ये वाला एरिया मान लीजिए A2, ये ठीक है। तो अब आप सेंटर ऑफ मास लोकेट कर लीजिए, तो बहुत आसान है। तो अगर x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, इसी से अगर करूं A1 x1 + A2 x2 डिवाइडेड बाई A1 + A2, दो ही बॉडी है तो A1 x1 4 × 2 प्लस A2 x2, तो दिस इज अगेन 4 × 2 डिवाइडेड बाई 4 + 4, कितना आएगा, तो यह आएगा 2। हालांकि इसको मुझे मैंने अभी जैसे पहले कहा था फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो इसीलिए कहा था क्योंकि x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दोनों का x कोऑर्डिनेट 2 है तो इनका और इनका एरिया भी बराबर है, तो x कोऑर्डिनेट तो 2 पे ही आएगा, इसलिए मैंने बोला था फॉर्मूला अप्लाई कर। लेकिन y के लिए करना पड़ेगा क्योंकि y कोऑर्डिनेट इनके सेम नहीं है। तो अगर इनका y कोऑर्डिनेट मैं फाइंड करूँ तो कैसे करूँगा, y कोऑर्डिनेट तो ये जाएगा A1 दैट इज अगेन 4, पहले वाले का y कोऑर्डिनेट कितना है 2.5, दूसरे वाले का एरिया फिर 4, y कोऑर्डिनेट कितना है 1 डिवाइडेड बाई 4 + 4, तो ये आ रहा है 9 + 4 13 डिवाइडेड बाई 8, 13/8 सेंटीमीटर आ रहा है। अगर मैं सही नहीं 10 and 4 14 सॉरी, सो दिस इज कमिंग आउट 14/8, इतना आ रहा है। ऐसे ये है देखिए, तो देखो हमारे पास कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन था लेकिन हमने इसको डिस्क्रीट की तरह सॉल्व कर दिया। हमने इसका सेंटर ऑफ मास अलग से लोकेट कर लिया, इसका सेंटर ऑफ मास अलग से कर लिया और फिर डिस्क्रीट सिस्टम की तरह ट्रीट करके हमने सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लिया। ऐसा ही आप यहाँ भी कर सकते हैं। इफ़ आई डिवाइड इट इनटू, एक पार्ट ये ले लूँ, अब कैलकुलेशन आप करना, मैं वैसे समझा देता हूँ। तो एक पार्ट ये ले लेता हूँ, एक पार्ट ये ले लेता हूँ, एक पार्ट ये ले लेता हूँ और एक ये बड़ा वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लीजिए मेरा ये हो गया, ठीक है। तो अब ये वाला जो पार्ट है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, ऐसे ही इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे आएगा और इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे आएगा। तो आप समझ लो कि एक एरिया ये हो गया A1, एक एरिया ये हो गया A2, एक एरिया ये हो गया A3, एक एरिया ये हो गया A4। आप चाहें तो M1, M2, M3, M4 भी कर सकते हैं क्योंकि एरिया के हिसाब से मास भी आ जाएगा, एरिया के हिसाब से मास भी आ जाएगा। अब जैसे इसका एरिया कितना है, ये है आपका 1, ये पूरा 1 चल रहा है देखो 1 और 2, तो इसका एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना आएगा 2 × 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया भी कितना आएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बचा ये वाला एरिया, ये एरिया कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना है देखो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 यानी 10 है ना, 2 + 2 4, 2 6 + 8 + 10, तो 10 है ये लेंथ। और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4 - 1 यानी 3, ये 3 आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 4 है और ये आपको कितना दे रखा है 1, तो 4 - 1 3, तो ये आ रहा था आपका 10 और ये आ रहा है 3, तो 10 × 3 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप चाहें तो A1, A2, A4 करके कर लीजिए, मास के हिसाब से देखेंगे। अगर मास तो जो मास इसका होगा वही मास इसका होगा, वही मास इसका होगा और इसका कितना होगा, अगर आप इसका मास m लेते हैं तो ये 15 टाइम्स ज़्यादा है तो ये 15m हो जाएगा। अगर मैं इसका मास m ले लूँ तो फिर इसका भी m, इसका भी m और इसका कितना हो जाएगा 15m। अब आप चाहो तो वैसे अप्लाई कर लो, M1 R1 + M2 R2 करके कर लो और नहीं तो ऐसे कर लो। अब इसके कोऑर्डिनेट्स बचे हैं तो कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका x कोऑर्डिनेट होगा देखो ये है 1, तो 1 का आधा 0.5 और ये कितना आया था हमारा, ये आया था 3, तो ये 3 आया था, ठीक है।
तो ये 3 और 0.5 यानी एक्स कोऑर्डिनेट इसका 3.5 हो गया। अब बचा वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ से यहाँ तक कितना था 10 में से 0.5 माइनस कर दूँ तो 9.5 इसका वाई कोऑर्डिनेट आ गया। ऐसे ही इसका अगर एक्स कोऑर्डिनेट देखूँ तो एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका भी 3.5 ही आएगा और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका, ये 2 ये 2 4 के साथ 0.5 और वो सॉरी 4 के साथ 1 और तो 5, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। ऐसे ही इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो 3.5 ही आएगा, वाई कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा 1। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ये पूरा 3 है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा 1.5 और वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा 10 का आधा 5, बस हो गया। अब आप आसानी से इसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। तो एक तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आप डिस्क्रीट में कन्वर्ट करिए और फिर सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला है, देखिए RCM सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर m1 r1 प्लस m2 r2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये तो पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का। मान लीजिए आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड करनी है, एक पार्टिकल्स का सिस्टम है, उस सिस्टम के पार्टिकल्स मोशन में है, तो आपको उनके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो कुछ नहीं, आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, लेट अस डिफरेंशिएट इट। तो drcm बाई dt इधर हो गया, इधर कितना आएगा m1 dr1 बाई dt प्लस m2 dr2 बाई dt एंड सो ऑन, ऐसे ही करते जाइए जितने भी पार्टिकल हैं, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। ये नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी आ गई सेंटर ऑफ मास की। तो कितना आएगा m1 v1, जिसमें v1 जो है इसकी वेलोसिटी है, प्लस m2 v2 जो है वो इसकी वेलोसिटी है एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। ये वेलोसिटी आ गई और देखो फॉर्म भी एक जैसी है तो याद करना भी आसान है आपके लिए। अब अगर आपको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन चाहिए तो आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा dvcm बाई dt, इधर करेंगे तो क्या आएगा m1 dv1 बाई dt प्लस m2 dv2 बाई dt एंड सो ऑन, जितने भी पार्टिकल्स है डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। ये आ गया देखिए। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। m1 a1 पहले वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन प्लस m2 a2 दूसरे पार्टिकल का एक्सेलरेशन प्लस एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। ये आ गया देखिए। तो ये वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की और ये एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पे मैं कुछ बातें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे आपके। देखो जो डिस्कशन आप एक सिंगल पार्टिकल के लिए करते हैं, एक सिंगल पार्टिकल और सेंटर ऑफ मास एक ही बात है, ट्रीटमेंट एक जैसा होगा, एक जैसा ट्रीटमेंट होगा। अगर एक सिंगल बॉडी है तो सिंगल बॉडी की वेलोसिटी को अगर v लिख लूं मैं, और मेरे पास एक मल्टी पार्टिकल सिस्टम है, तो मल्टी पार्टिकल सिस्टम में हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होगी, लेकिन उन सबका सेंटर ऑफ मास अगर मैं फाइंड कर लूं तो फिर पूरे सिस्टम की वेलोसिटी वही मानी जाएगी जो सेंटर ऑफ मास की है। यानी अगर मल्टी पार्टिकल सिस्टम है तो वेलोसिटी किसकी होगी, सेंटर ऑफ मास की। इसी तरह से सिंगल पार्टिकल का एक्सेलरेशन अगर a है तो मल्टी पार्टिकल सिस्टम में जो एक्सेलरेशन होगा वो किसका होगा, सेंटर ऑफ मास का। सिंगल पार्टिकल के लिए मोमेंटम अगर आप m इंटू वी लिख रहे हैं तो मल्टी पार्टिकल सिस्टम में जो मोमेंटम की बात होगी वो सेंटर ऑफ मास के मोमेंटम की बात होगी, जिसमें पूरी बॉडी का मास आएगा, यानी जितने भी पार्टिकल्स उस सिस्टम में है सबका मास मिला के ये इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये आएगा। इसी तरह से यहां पर आप लिखते हैं, एक सिंगल पार्टिकल के लिए लिखते हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मल्टी पार्टिकल सिस्टम में फोर्स आएगा टोटल एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हालांकि एक सिंगल पार्टिकल के लिए भी आप एक्सटर्नल फोर्स की ही बात करेंगे। अब देखो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स, तो इसको ध्यान रखिएगा।
मल्टी पार्टिकल सिस्टम में सेंटर ऑफ मास की बात होगी, और वो बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे आप एक सिंगल पार्टिकल के लिए करते हैं। कुछ बातें मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जब भी आप स्पेशली ये फॉर्मूले की अगर बात करूं, देखो है ना, ये तो जब एक सिंगल पार्टिकल की बात होती है तो सिंगल पार्टिकल में इंटरनल फोर्सेस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, क्योंकि एक ही पार्टिकल है तो वो खुद अपने पे तो फोर्स लगाएगा नहीं, ये तो पक्की बात है। तो सिंगल पार्टिकल में इंटरनल फोर्स की बात नहीं होती है। और मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम में अगर सेंटर ऑफ मास की बात करूं तो वो भी सिंगल पार्टिकल की तरह है, तो सेंटर ऑफ मास के लिए भी कभी इंटरनल फोर्स की बात नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको थोड़ा सा समझिए। मल्टी पार्टिकल सिस्टम में जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो वो पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, यानी इंटरनल फोर्सेज इन्वॉल्व हैं, और इस इंटरनल फोर्स की वजह से इन पार्टिकल की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन पे इफेक्ट पड़ रहा होगा। लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास की बात करूं तो सेंटर ऑफ मास के लिए इंटरनल फोर्स की कोई जगह नहीं है, वहां पे सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स की बात होगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास मतलब एक सिंगल पार्टिकल, और मैंने जैसे बताया सिंगल पार्टिकल खुद अपने पे फोर्स नहीं लगाएगा। तो सिंगल पार्टिकल हो या सेंटर ऑफ मास हो, इंटरनल फोर्स की बात ही नहीं होगी, हमेशा किसकी बात होगी, एक्सटर्नल फोर्स की। हाँ, मल्टी पार्टिकल सिस्टम में इंटरनल फोर्सेस भी होंगे, एक्सटर्नल फोर्सेस भी होंगे। ध्यान से सुनिए, मल्टी पार्टिकल सिस्टम में इंटरनल फोर्सेस भी होंगे, एक्सटर्नल भी होंगे, लेकिन जब मल्टी पार्टिकल सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की बात हो रही होगी तो इंटरनल फोर्सेस को आप भूल जाओ, फिर सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स। और सिंगल पार्टिकल की बात अगर है, ये एक ही पार्टिकल है, तब तो इंटरनल फोर्स होगा ही नहीं, तो फिर तो एक्सटर्नल फोर्स ही होगा। मान लो मैं किसी हाइट से एक बॉल को ड्रॉप करता हूं, तो एक बॉल है, सिंगल बॉल है, तो इसमें इंटरनल फोर्स का कोई मतलब नहीं, इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स माना जाएगा बॉल के लिए। अब अगर बॉल और अर्थ का एक सिस्टम ले लूं, सिस्टम ऑफ बॉल एंड अर्थ, तो अब दो हो गए, एक बॉल हो गई, एक अर्थ हो गई। तो अर्थ ने बॉल पे फोर्स लगाया, तो बॉल के लिए कैसा फोर्स है, एक्सटर्नल। बॉल ने अर्थ पे लगाया, अब हम जानते हैं कि फोर्सेज आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स, फोर्स हमेशा पेयर में होता है। अगर अर्थ बॉल पे लगा रही है तो बॉल भी अर्थ पे 100% लगा रही होगी। तो अर्थ ने बॉल पे लगाया तो बॉल के लिए एक्सटर्नल, बॉल ने अर्थ में लगाया, अर्थ के लिए एक्सटर्नल। लेकिन अर्थ और बॉल का जो सिस्टम है, इस सिस्टम ने एक दूसरे पे जो लगाया वो इंटरनल। अब यहां पे सेंटर ऑफ मास की क्या बात है, तो अगर मैं अकेले बॉल की बात करूं एज ए सिस्टम, तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स, जो अर्थ ने लगा रखा है। तो डेफिनेटली इस बॉल का एक्सेलरेशन आएगा, इसके पास इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, सब कुछ होगा। ऐसे ही बॉल ने अर्थ में लगाया तो अर्थ का भी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन या पोजीशन चेंज होगी, हालांकि बॉल के रेस्पेक्ट में वो नेग्लिजिबल होगी, लेकिन होगी जरूर। लेकिन बॉल और अर्थ एज ए सिस्टम लूँ तो फिर इस सिस्टम के लिए मैं किसकी बात करूंगा, सेंटर ऑफ मास की। तो अब अगर मैं सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूं तो इस सेंटर ऑफ मास पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है एक्सटर्नल, क्योंकि बॉल और अर्थ एक दूसरे पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं वो तो इनका इंटरनल फोर्स है। तो सेंटर ऑफ मास पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, उसका मोशन चेंज नहीं होने वाला। ये बात आप ध्यान रखिएगा, समझ गए। तो इसीलिए जब आप ये लिखते हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ पार्टिकल इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, लिखते हैं ना, ये लिखते हैं आप, तो यही स्टेटमेंट या मैथमेटिकल स्टेटमेंट अगर सेंटर ऑफ मास के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे मोमेंटम किसका आएगा, सेंटर ऑफ मास का। और फिर यहीं पे आप कहते थे कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, तो फिर डेल्टा पी यानी चेंज इन द मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, 0। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, ये कंजर्व रहेगा, ये नहीं चेंज होगा। मैं हल्का सा एक रिमाइंडर एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो, सिंगल पार्टिकल है तो उस पे इंटरनल फोर्स की तो बात ही नहीं होगी, हमेशा एक्सटर्नल फोर्स की बात होगी। मैंने रीजन बताया, कोई पार्टिकल, कोई बॉडी खुद अपने पे फोर्स नहीं लगाएगी, है ना। जैसे मैं अब खुद अपने पे फोर्स नहीं लगा सकता,
मेरी बॉडी पे अर्थ फोर्स लगाएगी या कोई सरफेस जिस पे चल रहा हूँ उसका फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन ये एक्सटर्नल फोर्स की कैटेगरी में आएगा मेरे लिए। अनटिल और अनलेस आप सुपरमैन हो कि ऐसे हाथ करें और उड़ जाए, कैसे उड़ता है पता नहीं, आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन वो इंटरनल फोर्स खुद अपनी बॉडी पे लगा रहा होगा तभी उड़ रहा होगा। लेकिन नॉर्मल इंसान के लिए खुद अपने पे फोर्स लगाना इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए सिंगल बॉडी में कभी भी इंटरनल फोर्स की बात नहीं होगी। और सेंटर ऑफ मास इज सिमिलर टू अ सिंगल पार्टिकल, बस इतना ही है। सेंटर ऑफ मास के पास जो मास है टोटल वो पूरे सिस्टम का मास है, लेकिन वो बिहेव कैसे कर रहा है एक सिंगल पार्टिकल की तरह। तो उसके लिए कभी भी इंटरनल फोर्सेस की बात नहीं होगी, हमेशा एक्सटर्नल फोर्स की बात होगी। ये बात को ध्यान रखिएगा। आज हम इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कुछ डिस्कस करने वाले हैं, और जो पहले हमने फॉर्मूला डिराइव किया था थोड़ा मिक्स बैक लेके आज मैं आया हूँ। तो लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स, राइट। तो देखिए एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते। एक बॉडी आपने प्रोजेक्ट की विद अ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा एंगल पे एक बॉडी आपने प्रोजेक्ट की। आपसे कह रहे हैं एट द हाईएस्ट पॉइंट द प्रोजेक्टाइल गेट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जब ये प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पोजीशन पे आता है यहाँ पे, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है बिकॉज ऑफ सम एक्सप्लोजन। ये दिया होगा क्वेश्चन में, है ना। यानी एक्सप्लोजन क्या है, इंटरनल फोर्स। जैसे एक बॉम्ब एक्सप्लोड कर गया तो इस एक्सप्लोजन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, ये इंटरनल फोर्स की कैटेगरी में आएगा। तो ये बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई बिकॉज ऑफ एक्सप्लोजन। अंदर कुछ हुआ इसके, तो यानी एक्सटर्नल फोर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और कह रहे हैं कि दोनों पार्ट के मासेस का रेशियो 1:3 है। फिर कह रहे हैं कि लाइटर मास रिट्रेसेस इट्स पाथ। जो छोटा मास है वो अपने पाथ को रिट्रेस करता है, यानी इस पाथ को फॉलो करके यहाँ पहुंचा था, इसी पाथ को फॉलो करके यहाँ आ गया। ये गिवन रिट्रेसेस का ये मतलब है कि ऐसे गया था ऐसे ही वापस आ गया। कौन सा वाला, जो छोटा वाला यानी कम मास है। तो कह रहे हैं हैवियर मास किधर जाएगा, आप उसकी वेलोसिटी बताओ, ये क्वेश्चन है। तो हम ये बोलेंगे कि क्योंकि इस एक्सप्लोजन में या इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना, तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, उस पर कोई चेंज नहीं होगा। या आप ये बात मोमेंटम को लेके भी कह सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन कांस्टेंट। एक ही बात है, आप मोमेंटम लेके कर लीजिए, वेलोसिटी लेके कर लीजिए। मैं वेलोसिटी लेके करता हूँ, एक ही बात है, उसी में मोमेंटम भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है। तो क्योंकि यहाँ पे दो बॉडीज की बात हो रही है तो m1v1 प्लस m2v2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर आप ध्यान से इसको देखें तो ये मोमेंटम के लिए भी लिखा हुआ है मैंने। m1v1 पहले वाले का मोमेंटम, m2v2 दूसरे वाले का मोमेंटम, और m1 प्लस m2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, ये टोटल मास है। तो टोटल मास मल्टीप्लाइड बाई द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम। तो ये एक ही चीज़ लिखी हुई है, वेलोसिटी लिख लो आप, मोमेंटम लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखो क्या है, ये हमारी पुरानी नॉलेज है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जब आप u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट कितना u sin थीटा। हाईएस्ट पोजीशन पे जब प्रोजेक्टाइल पहुंचता है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होती है, 0 y डायरेक्शन की, और x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी इसके पास होती है और वो u cos थीटा ही होती है। ये आपने पढ़ा है प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो अगर शुरू में u cos थीटा है तो हाईएस्ट पोजीशन पे भी u cos थीटा होगी। अब जिस समय एक्सप्लोजन हुआ उस समय इसकी वेलोसिटी u cos थीटा थी, जिस समय एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है। और क्योंकि आपको मास का रेशियो 1:3 दे रखा है तो आप एक मास m ले लीजिए, एक 3m ले लीजिए, तो टोटल मास बॉडी का 4m रहा होगा, है ना। टोटल मास 4m रहा होगा। तो जिस समय एक्सप्लोजन हुआ उस समय टोटल मास कितना था, 4m, और वेलोसिटी क्या थी, u cos थीटा। अगर एक ही बॉडी है तो सेंटर ऑफ मास की तरह ही ट्रीट करेंगे उसको। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी है, u cos थीटा, एक्सप्लोजन से पहले इतनी है, तो एक्सप्लोजन के बाद भी इतनी ही होगी, क्योंकि इंटरनल फोर्स नहीं है तो वेलोसिटी विल रिमेन सेम। तो ये एक्सप्लोजन से पहले वाली वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की, तो यही वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की एक्सप्लोजन के बाद भी रहेगी। अब एक्सप्लोजन के बाद सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे। तो अब आप देखो कि जो छोटा वाला मास है वो अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है, यानी इसी वेलोसिटी से वापस गया होगा छोटा वाला, तभी अपने पाथ को रिट्रेस कर पाएगा।
तो m मास जो है वो u cos थीटा से वापस गया होगा और बड़े वाले की वेलोसिटी आप v मान लीजिए। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ। तो स्मॉलर मास कितना है m, इसकी वेलोसिटी कितनी है u cos थीटा। अच्छा, वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो फिर इधर वाली वेलोसिटी प्लस में लिखी है आपने, तो फिर इधर अपोजिट वाली किस में लिखेंगे, माइनस में। तो ये आएगा माइनस, प्लस दूसरे वाले की वेलोसिटी जिसका मास 3m है, इसकी वेलोसिटी हम v ले लेते हैं और इसको हमें फाइंड करना है डिवाइडेड बाई m प्लस 3m। तो ये इधर आ जाएगा 4m u cos थीटा, इसको इधर ले जाऊं तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो m u cos थीटा एक और आ गया इक्वल टू 3m इंटू v। तो ये आएगा 4m u cos थीटा ऐड हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3m, सॉरी नॉट 4 प्लस 1 5, आई एम सॉरी, तो डिवाइडेड बाई 3m, स्मॉल m है, तो ये हो गया 3m इक्वल्स टू v। तो m से m कैंसिल, तो ये वेलोसिटी जो सेकेंड वाला पार्ट था उसकी वेलोसिटी कितनी आई, 5u cos थीटा डिवाइडेड बाई 3, और क्योंकि ये प्लस में आ रही है तो जो बड़ा वाला मास है जिसका मास 3m है वो इधर गया होगा, और किस वेलोसिटी से गया होगा, 5u cos थीटा बाई 3, इस वेलोसिटी से ये इस तरफ गया होगा। ये देखिए, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन, आपको नोट करना है आप नोट कर लीजिए, हालांकि बहुत आसान है, आप खुद भी कर सकते हैं, राइट। तो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो देखिए, मिलता जुलता क्वेश्चन है। फिर से आपने एक बॉडी प्रोजेक्ट की 100 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट की, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, फिर से आप देखिए, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। ये बॉडी आपने प्रोजेक्ट की, फिर से हाईएस्ट पोजीशन पे जब ये बॉडी पहुंची तो ये फिर दो फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गई इन ए रेशियो 1:3, यानी एक फ्रेगमेंट का मास m और एक का 3m, ये डिवाइड हो गई दो पार्ट्स में। अब वो कह रहे हैं कि जो लाइटर मास है इट कम्स टू रेस्ट, यानी जैसे ही ये दो पार्ट में डिवाइड हुई तो छोटा वाला मास रेस्ट पे आ गया। अब रेस्ट पे आ गया तो यहाँ तो रुकेगा नहीं, सीधा नीचे गिरेगा क्योंकि ग्रेविटी पुल करेगी, है ना। तो छोटा वाला मास तो सीधा नीचे लैंड कर गया यहाँ पे, यानी मास m तो यहाँ आ गया। अब वो कह रहे हैं कि ये जो हैवियर मास है यानी 3m वाला है, ये अर्थ में कहाँ लैंड करेगा, आप बताओ। सवाल है कंसेप्ट, तो फिर वही है, क्योंकि एक्सप्लोजन है तो इसलिए एक्सटर्नल फोर्स तो कोई लगा नहीं, तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, जो एक्सप्लोजन से पहले थी वही एक्सप्लोजन के बाद होगी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। अब क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो सेंटर ऑफ मास तो इसी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए यहीं पे लैंड करेगा। अगर इस पे एक्सप्लोजन नहीं हुआ होता तब भी ये यहीं लैंड करता, सेंटर ऑफ मास। जब तक एक्सप्लोजन नहीं हुआ है तब तक ये बॉडी ही सेंटर ऑफ मास है, ये ध्यान रखिए। सिंगल बॉडी है तो सिंगल बॉडी मतलब सेंटर ऑफ मास। तो अगर इसमें एक्सप्लोजन नहीं हुआ होता तो ये इसी पाथ को ट्रेस करती और यहाँ कहीं लैंड करती। अब इसमें एक्सप्लोजन हो गया हाईएस्ट पोजीशन पे, दो पार्ट पे डिवाइड हो गई, तो ठीक है दोनों पार्ट अलग अलग जा रहे हैं लेकिन सेंटर ऑफ मास तो अभी भी इसी पाथ को फॉलो करेगा और यहीं लैंड करेगा। दिस इज द पॉइंट। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास कहाँ लैंड करेगा। तो उसके लिए हम रेंज का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g, ये होता है। अब आपको ये एंगल 37 दे रखा है, तो साइन 37 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 3/5, और कॉस 37 की वैल्यू क्या होती है, 4/5। आई होप ये वैल्यूज़ आपको पता होंगी, नहीं पता है तो याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये एंगल 37 मिलेगा, तो याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो रेंज निकालनी है, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ रखूँ, 2 इंटू यू का मतलब 100, साइन थीटा का मतलब 3/5, कॉस थीटा मतलब 4/5 डिवाइडेड बाई जी, दैट इज 10, इतना आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 4, 4 4 जा 16 इंटू 100 इंटू 100 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 10 एंड देन 5 इंटू 5।
तो 10 से ये 10 हो गया, 5 से ये 2 हो गया, ये भी 5 से 20 40 640 आ रहा है मीटर्स, राइट। 3 2 6, 4 24, सॉरी दिस इज 24। तो अब ये कितना आएगा 960 मीटर्स, इतना आ रहा है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लैंड करता अगर एक्सप्लोजन नहीं हुआ था तब, और एक्सप्लोजन हो गया तब भी सेंटर ऑफ मास यहीं आता, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सेंटर ऑफ मास ऐसे ही आएगा। अब क्या है, अब जो छोटा वाला मास है वो तो यहाँ आ गया क्योंकि रेस्ट पे आया, ग्रेविटी की नीचे खींचा, यहाँ आ गया। और ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये डिस्टेंस क्योंकि आपने रेंज निकाल ली है 960, तो ये 960 का हाफ होगा। तो 960 का हाफ कितना होगा 480, तो 480 ये और 480 ये, यानी ये डिस्टेंस हमें पता चल गया 480 मीटर्स, ये हो गया। अब जो बड़ा वाला मास है, अब आप सोचो हमने पढ़ा है टू बॉडी सिस्टम अगर है तो टू बॉडी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बीच में ही कहीं आता है, वो भी इसी लाइन में, जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है उसके बीच में कहीं आएगा, और जो हेवियर मास है उसकी तरफ आएगा, ये हमें मालूम है। ठीक है, अब आप समझो कि एक मास ये, दूसरा मास ये, अब इसमें से इस मास की पोजीशन मुझे पता है, इन दोनों के सेंटर ऑफ मास की भी पता है, तो डेफिनेटली जो दूसरा वाला होगा वो यहीं कहीं होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो बीच में ही आएगा कहीं पर। बीच में का मतलब बिल्कुल सेंटर में नहीं, बीच में से मेरा मतलब है दोनों बॉडीज़ के बीच में कहीं आएगा। तो देखो दोनों का सेंटर ऑफ मास ये है, इसका लोकेशन ये है इस बॉडी की, तो दूसरी बॉडी डेफिनेटली इधर कहीं होगी क्योंकि सेंटर ऑफ मास। अब देखना है कि ये कहाँ होगी, तो कुछ नहीं करना है, इस डिस्टेंस को मैं x ले लेता हूँ, और मैं कौन सा कंसेप्ट यूज करूँगा यहाँ पे कि सम ऑफ द मास मूवमेंट्स ऑफ ऑल द मासेस ऑफ अ सिस्टम अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इज 0, कि इन दोनों मासेस का मूवमेंट सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालूं तो 0 आएगा, आना चाहिए। तो कर लेते हैं। तो देखो इसका मूवमेंट, अगर इसका मूवमेंट सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालूं तो कितना आएगा m इंटू 480, और इसका मूवमेंट सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालूं कितना आएगा 3m इंटू x a, इतना आएगा। ठीक, अच्छा ये वाला मूवमेंट इधर को और ये इधर को, जब आप पोजीशन वेक्टर लेंगे सेंटर ऑफ मास से, तो इसका पोजीशन वेक्टर इधर को आएगा और इसका पोजीशन वेक्टर इधर को आएगा, यानी r1 इधर को आएगा, r2 इधर को आएगा, तो ये आएगा माइनस, तो दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इस डायरेक्शन को प्लस ले लूँ तो वो माइनस, अगर उसको प्लस ले लूँ तो ये माइनस, वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 480 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू x, जो आपको देगा x इक्वल टू 160 मीटर, इतना आ रहा है। तो x की पोजीशन कितनी आ रही है 160, और अगर यहाँ से देखूँ इसको तो यहाँ से यहाँ तक कितना था 960 और प्लस 160 और, तो 960 प्लस 160 दैट इज कितना आएगा 1120 मीटर्स, यानी जहाँ से आपने बॉडी प्रोजेक्ट की थी वहाँ से अगर देखूँ तो जो हेवियर मास है वो इतनी डिस्टेंस पे जाके लैंड करेगा। ये है, कंसेप्ट को समझिए, न्यूमेरिकल याद मत करिए, न्यूमेरिकल याद करेंगे तो परेशान हो जाएंगे, हजारों न्यूमेरिकल हो जाएंगे। कंसेप्ट कोई लिमिटेड है, कंसेप्ट लिमिटेड है, न्यूमेरिकल्स हजारों हैं। ठीक है, तो इसलिए कंसेप्ट पे फोकस करिए, कौन सा कंसेप्ट कहाँ लगेगा तो आपको हेल्प मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसके वर्टिसेस पे 3 पार्टिकल है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, मासेस सबके सेम है, दे ऑल आर ऑफ द सेम मासेस। ठीक है, अब क्या हुआ कि ए ने मूव करना शुरू किया बी की डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v1, बी जा रहा है इधर विद वेलोसिटी v2 और सी जा रहा है इधर विद वेलोसिटी v3। v1 से इधर आ रहा है, ये v2 से इधर जा रहा है, ये v3 से इधर जा रहा है। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन t सेकेंड, कि इन तीनों बॉडीज का जो सेंटर ऑफ मास है उसका डिस्प्लेसमेंट t सेकेंड में बताओ।
तो अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये होता है। अब अगर आपको सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो वेलोसिटी भी सेंटर ऑफ मास की चाहिए, ठीक, ये चाहिए। तो अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे? तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3, क्योंकि यहाँ पे 3 पार्टिकल सिस्टम है तो ऐसे लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ये लिख लेते हैं। तो मासेस तो सबके आइडेंटिकल हैं तो m ले लेंगे, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। v1 v2 v3 चाहिए। अब v1 v2 v3 कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए मैं थोड़ा पुराना एक रिमाइंडर आपको दूँ, याद होगा कि अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, इस डायरेक्शन में क्या होता है, जे कैप, इधर क्या होता है माइनस आई कैप, और इधर क्या होता है माइनस जे कैप। हम इसको यूज करेंगे, कैसे करेंगे आप देखो। तो देखो v2 की वेलोसिटी तो सीधा x डायरेक्शन में आई कैप, तो v2 की वेलोसिटी तो मैं सीधा लिख देता हूं, ये होगा v2 इक्वल्स टू, या vb इक्वल्स टू को मैं लिख लेता हूं v2 इंटू आई कैप, ऐसे लिख लेता हूं, ये हो गया, ठीक है। अब बचा ये और वो, इसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट ले लूं अगर ऐसे, तो ये वाला कंपोनेंट आएगा v3 cos 60 और ये वाला आएगा v3 sin 60। cos 60 हाफ होता है तो ये हो गया v3/2 और sin 60 √3/2 होता है तो ये हो गया v3 √3/2, ये हो गया। तो जो c वाला पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी मैं लिख सकता हूँ v3/2 माइनस आई कैप, क्योंकि इधर को प्लस आई तो इधर माइनस आई, तो इसकी वेलोसिटी मैं लिख सकता हूँ v3/2 आई कैप नेगेटिव। और जो ये वाला कंपोनेंट है ये j में जा रहा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस v3 √3/2, ठीक है, जे कैप प्लस में आ गया। अब बचा ये वाला, इसका भी आप देखो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, और ये एंगल कितना होगा 30, क्योंकि पूरा 60 है, तो ये कंपोनेंट आएगा v1 cos 60, सॉरी cos 30, और cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये v1 √3/2 आ रहा है। और ये वाला कितना आएगा v1 sin 30, sin 30 कितना होता है हाफ, तो ये हो जाएगा v1/2। तो a की वेलोसिटी को अगर मैं लिखूं तो इसकी जो ये वेलोसिटी है v1/2, ये माइनस आई में है, तो दिस इज माइनस v1/2 आई कैप, और ये वेलोसिटी भी निगेटिव में आ रही है माइनस जे में, तो इसको मैं लिखूंगा माइनस v1 √3/2 जे कैप। अब आप इनको यहां रख दीजिए, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1 तो m ही हो गया, तो इसको मैं a b और c लिख लेता हूं, ठीक है। तो मास तो सबका सेम है, तो m, अब va कितना है, इतना है, तो ये आ गया माइनस v1/2 आई कैप माइनस v1 √3/2 जे कैप प्लस m2, तो m2 फिर m ही हो गया, और वेलोसिटी vb कितनी है v2 आई कैप, ये हो गया, प्लस m3 दैट इज अगेन m, और vc कितना है, ये है vc माइनस v3/2 आई कैप प्लस v3 √3/2 जे कैप, ये आ रहा है। अब इसमें i वाले ऐड, अच्छा नीचे कितना है 3m, तो ये 3m हो गया, m से m ये सब कैंसिल हो जाएंगे कॉमन आके। तो फाइनली ये वेलोसिटी आपकी कितनी आएगी इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं, तो थोड़ा ऊपर स्पेस बना लेते हैं। तो एक फॉर्मूला अब आपने यूज कर लिया, तो ये कितना आ रहा है, फटाफट इसको एडजस्ट करते हैं। देखो आई कैप एक ये है, एक ये है और एक ये है, 3 आई कैप है, तो मैं इसको लिखता हूँ माइनस v1/2 यहाँ से आया, प्लस v2 यहाँ से आया, और माइनस v3/2 यहाँ से आया। ये सब तो हो गए आपके आई कैप वाले। फिर जे वाला एक ये है
और एक ये है, जे वाले 2 हैं आपके पास, तो माइनस, यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ, अंदर माइनस ले लेते हैं, तो माइनस v1√3/2 ये हो गया, और प्लस v3√3/2 ये हो गया। ये आ गए आपके जे कैप वाले, और डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि m कैंसिल हो गया तो 3। ये वेलोसिटी आ रही है आपकी सेंटर ऑफ मास की। आपको बताना था डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इस वेलोसिटी को सिंबॉलिकली ऐसे लिख लेते हैं, vx i कैप प्लस vy j कैप, ऐसे लिख लेते हैं। यानी ये x डायरेक्शन वाला हो गया vx, और ये y डायरेक्शन वाला हो गया vy, ठीक। अगर आपको t सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं टोटल, तो सीधा सीधा इसको t से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं r से या d से डिनोट कर दूं डिस्प्लेसमेंट को, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा कि जो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की आई है, ये आई है वेलोसिटी इनटू t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। इतना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर आपसे कहे साहब नहीं x डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट बताओ, सिर्फ x डायरेक्शन वाला, तो दिस इंटू टी हो जाएगा। y डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट दिस इंटू टी, ये y वाला वेलोसिटी है, तो y वाली वेलोसिटी इंटू टी करेंगे तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। x डायरेक्शन की वेलोसिटी इंटू 2 करेंगे तो x डायरेक्शन का आ जाएगा, और पूरा अगर t से मल्टीप्लाई कर दूँ तो फिर पूरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपका। तो एक क्वेश्चन ये भी ऐसा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये एक और कैटेगरी क्वेश्चंस की है। इस तरह के क्वेश्चंस भी हमने पिछले वीडियो में भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे किए थे, तो मैं थोड़ा सा और आपकी प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। जैसे ये है, आपसे कह रहे ये कोई बॉडी है, वेज है, मान लीजिए ये कोई वेज है, और ये बिल्कुल एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखी है आपने, इसका मतलब फ्रिक्शन नहीं है। अब यहाँ पे एक बॉडी है m मास की, और ये नीचे स्लाइड कर रही है, यहाँ भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज़ नो फ्रिक्शन हेयर, यहाँ भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं कि जब ये बॉडी जो टॉप में रखी है, ये बिल्कुल टॉप पोजीशन पे रखी है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम में सही कर देता हूँ। ये बॉडी यहाँ रखी है m मास की, यहाँ से स्लाइड करके ये नीचे आती है। तो कह रहे ये बताओ, ये जो वेज है, इसको अगर मैं वेज कह रहा हूँ, तो ये वेज का डिस्प्लेसमेंट बताना, ये कितना डिस्प्लेस होगी भी कि नहीं होगी। ऐसा ही उसमें भी बताना है। इसमें ये हेमीस्फेयर है जिसका रेडियस r है, ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे रखी है, इसके टॉप में यहाँ पे एक बॉडी में रखी है। अब ये बॉडी स्लाइड करके यहाँ आती है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका होता है यहाँ से यहाँ आने में। तो कह रहे बताओ हेमीस्फेयर डिस्प्लेस होगा या नहीं होगा, होगा तो किधर को होगा, कितना होगा। ये एक जैसे क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट लगेगा। पहले एक को समझ लेते, दूसरा तो और आसान हो जाएगा फिर। तो देखो अगर ये ब्लॉक यहाँ पर है, ये वेज है और ये है, तो इनका सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ कहीं है, सपोज आइडिया से कर रहे हैं, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास आता है मान लीजिए दोनों का, ठीक है। कहीं भी ले लीजिए आप इसको, कहीं भी ले लीजिए पॉइंट को, यहाँ कहीं ले लो। अब जब ये नीचे आएगा तो डेफिनेटली इसके नीचे आने से इस तरफ मास बढ़ेगा। ये चीज़ यहाँ आ गई तो मास बढ़ेगा इधर को, तो सेंटर ऑफ मास डेफिनेटली इधर को शिफ्ट होगा, है ना। जिधर तो मास अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास भी उधर ही जाए को शिफ्ट होगा। तो मुझे मालूम है कि सेंटर ऑफ मास इधर को शिफ्ट होगा, लेकिन क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है कहीं, नो फ्रिक्शन, ना यहाँ फ्रिक्शन है ना यहाँ फ्रिक्शन है, यानी इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी, नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये कंसेप्ट है इसके लिए भी और उसके लिए भी सेम। तो अब हमारा फॉर्मूला अगर आपको याद हो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1 प्लस m2 इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर और बॉडीज हैं तो और भी आ जाएगा, प्लस सो ऑन कर देते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है। बेसिकली आप देखो तो सारे फॉर्मूले हमने एक ही फॉर्मूले से डिराइव किए। कौन सा, RCM इक्वल्स टू m1r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। सारे के सारे फॉर्मूले यहीं से हमने करे। वेलोसिटी का भी यहीं से किया, एक्सेलरेशन का भी यहीं से किया, ये डिस्प्लेसमेंट वाला भी यहीं से किया, एक जैसे हैं।
अब यहाँ आते हैं। अब देखो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन शिफ्ट नहीं हो सकती, मैंने एज्यूम किया सेंटर ऑफ मास मान लो इस सिस्टम का यहाँ पर है, लेकिन जब ये बॉडी स्लाइड करके नीचे आएगी तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा इधर, यानी यहाँ कहीं आ जाएगा, राइट। अब क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन तो यही रहेगी, ये नहीं चेंज होगा। तो उसके लिए वेज पीछे जाएगी, फिर वेज को पीछे जाना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ भी होगा, जब ये स्लाइड करेगा इधर तो सेंटर ऑफ मास इधर को शिफ्ट होगा, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, तो हेमीस्फीयर पीछे को शिफ्ट होगा। इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। तो अभी हम मान लेते हैं कि ये जो वेज है, ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो x होता है और इधर ही को होता है, मान लीजिए, ये अपने आप माइनस में आ जाएगा। आप शुरू से, अगर आप को पता ही है कि पीछे जाएगा तो आप शुरू से एज्यूम कर लीजिए कि पीछे जाएगा, तब भी हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। तो मैंने मान लिया कि ठीक है चलो ये भी आगे जाएगा, x वेज का डिस्प्लेसमेंट। अगर वेज का डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाला है तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। वेज का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ ही होने वाला है तो प्लस में आएगा, वेज का डिस्प्लेसमेंट उल्टा होने वाला है तो माइनस में आ जाएगा। तो अभी आप मान लीजिए x है और इधर को है, तो अब हम लगा लेते हैं। अब आप देखो, जब ये स्लाइड करके यहाँ आएगा तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट होगा। अब जिसमें से ये h दे रखा है आपको, ठीक है, ये दे रखा है h और ये दे रखा है थीटा, तो डेफिनेटली ये कितना होगा, ये हो जाएगा h tan थीटा, इतना हो जाएगा। इफ आई एम, है ना, h के टर्म में अगर इसे फाइंड करूं तो ये कितना हो जाएगा, h tan थीटा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो ठीक है, तो नहीं, ये आएगा h अपॉन tan थीटा। देखिए tan थीटा क्या होगा, बेस अपॉन, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस आपको चाहिए तो बेस हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी h अपॉन tan थीटा। तो ये जो आ रहा है, ये आ रहा है h अपॉन tan थीटा। तो यहाँ जब ये स्लाइड करके यहाँ आएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, h अपॉन tan थीटा। लेकिन आप मान रहे हैं कि वेज भी आगे जा रही है, वेज का डिस्प्लेसमेंट कितना लिया है आपने x, और ये वेज के ऊपर ही है स्मॉल m, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेज का होगा वो भी मिलेगा इसको। तो यानी ये जो छोटा वाला मास है, इतना डिस्प्लेसमेंट तो इसका खुद का है h अपॉन tan थीटा, और x इसको वेज वाला भी मिलेगा। तो यहाँ कितना आएगा, मास m और डिस्प्लेसमेंट हुआ h अपॉन tan थीटा प्लस x। अब वेज की बात कर ले तो वेज का मास कितना है, कैपिटल M, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x, डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज m प्लस कैपिटल M। और क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो ये हो गया 0। ये 0, तो ये इधर आके 0 हो गया। यहाँ से आप x फाइंड कर सकते हैं, कितना आएगा, मैं सीधा लिख रहा हूँ, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो x कितना आएगा, एक तो माइनस में आएगा, और जितना मैं देख पा रहा हूँ ये आएगा m h अपॉन tan थीटा डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M, इतना आएगा। आई होप मैंने कैलकुलेशन सही की है, यस, ठीक है, हाँ इतना ही आएगा। तो ये एक क्वेश्चन है, ऐसे ही आप इसको भी कर सकते हैं, देखिए बिल्कुल सेम। अब यहाँ पे ज़्यादा समझाना नहीं है, सारा कंसेप्ट यही है, बस डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। तो फिर से अगर आप मान लें, चलो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे कर देता हूँ। अब क्योंकि ये इधर आएगा तो डेफिनेटली हेमीस्फीयर इधर जाएगा, तो मैं इसका डिस्प्लेसमेंट इस बार इधर ले लेता हूँ। मैंने आपसे कहा था, आप देख लीजिए, ये अपने आप आएगा साइन। अब मैंने देखो, मुझे पता है कि अगर ये मास इधर स्लाइड होगा तो ये हेमीस्फीयर पीछे जाएगा, मुझे मालूम है, तो मैं सही डायरेक्शन लेके चल रहा हूँ, जो एक्सपेक्टेड है वो लेके चल रहा हूँ, तो ये अपने आप प्लस में आ जाएगा। अब आप देखिएगा, ठीक है, तो बहुत फटाफट कर देते हैं इसको। तो देखो ये स्लाइड होके इधर आया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अब ये है r, ये r है, तो ये कितना आएगा, r साइन थीटा, यानी जब ये स्लाइड करके यहाँ पहुँचेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना, r साइन थीटा, लेकिन हेमीस्फीयर पीछे गया है तो x, ठीक।
तो फिर से अगर मैं यहाँ पे करूँ, देखो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना, 0, ये 0 आएगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मास कितना है m, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ r साइन थीटा, लेकिन हेमीस्फेयर पीछे गया तो माइनस एक्स होगा, इतना कम हो जाएगा। और फिर हेमीस्फेयर के लिए, अगर हेमीस्फेयर का मास कैपिटल M है तो कैपिटल M इंटू एक्स, और ये भी मैं किस में लूँगा, माइनस में, क्योंकि इधर को मैं माइनस ले रहा हूँ, डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे ही 0 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करके आप x फाइंड कर सकते हैं। तो x कितना आएगा, एम आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई m प्लस कैपिटल M, इतना आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस एक और ले लेते हैं फटाफट ऐसा ही। तो देखो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट सेम है। आप देख रहे हैं एक वेज है, इस वेज का मास m है, और इस वेज में यहाँ पे देखो एक छोटा सा ग्रूव बना रखा है आपने, ठीक है, यहाँ पे ये, और एक बॉडी आप देख रहे हैं यहाँ पे m मास की, एक बॉडी यहाँ रखी है, इसका मास भी m है, और ये पुली सिस्टम है, ये स्ट्रिंग से आपने बॉडी अटैच कर रखी है दोनों, ठीक है, एक ही स्ट्रिंग से दोनों बॉडीज़ को आपने अटैच कर रखा है। तो ये स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हुई, ऐसे कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे आई, ठीक है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये एंगल आपको थीटा दे रखा है और ये डिस्टेंस आपको एल दे रखी है, गिवन है, दिस डिस्टेंस इज एल, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस एल है। कोई फ्रिक्शन नहीं है कहीं भी, ना यहाँ कोई फ्रिक्शन है, ना यहाँ कोई फ्रिक्शन है, ना यहाँ कोई फ्रिक्शन है। अब सिस्टम आपने रिलीज किया तो कह रहे हैं कि अब क्या होगा कि ये वाला ब्लॉक डेफिनेटली नीचे जाएगा, फ्रिक्शन तो है नहीं तो कोई रोकने वाला तो है नहीं इसको, और ग्रेविटी इसको नीचे ले जाएगी। फ्रिक्शन होता तो फिर डाउटफुल होता कि नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन नहीं है तो ये कंफर्म है कि ये नीचे जाएगा। जब ये नीचे जाएगा तो ये आगे आएगा, आगे आएगा तो अल्टीमेटली जब ये एल डिस्टेंस आगे आएगा तो इस ग्रूव में से, ग्रूव किसको कहते हैं, खांचा, ग्रूव ए, तो इसमें से बाहर निकल जाएगा। तो कह रहे हैं कि जब ये m मास यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो बताओ वेज कितना डिस्प्लेस होगी, ये बताओ आप। अब वो जा रहा है नीचे, ये आ रहा है आगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि वेज का डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए इधर ले लेते हैं x की, मान लो वेज पीछे जाएगी, मान लीजिए, देख लेंगे, मैंने पहले ही कहा था आपसे, अगर आपने गलत डायरेक्शन लिया होगा तो नेगेटिव साइन में आ जाएगा, सही डायरेक्शन लिया होगा तो प्लस में आ जाएगा, और अगर डिस्प्लेस ही नहीं हो रही होगी वेज तो 0 भी आ जाएगा, वो अपने आप आ जाएगा। कंसेप्ट क्या लगना है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो इसलिए फिर वही बात है कि सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम तो नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ये कितना आएगा, 0। बस, तो अब अप्लाई कर लेते हैं। अब देखो जब ये मास इधर आएगा तो एल डिस्प्लेसमेंट तो इसका ये वाला होगा, और क्योंकि वेज भी पीछे गई है x से तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका होगा l प्लस एक्स, और इस डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ले लेता हूँ और ये वाली डायरेक्शन में प्लस ले लेता हूँ, ये मेरी चॉइस है। तो देखो अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ डेल्टा आर सी एम इक्वल्स टू m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2। जब आप वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो समझ लीजिए डायरेक्शन को कंसिडर करके चल रहा है आपने, ठीक है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ये है। अब क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो ये कितना है, 0। अब काम शुरू करते हैं, और इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इधर आके 0 ही हो जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस करते हैं। तो पहला मास में ये ले लेता हूँ, तो इसका मास m, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ l ये वाला, और x वेज वाला, तो l प्लस एक्स, और क्योंकि ये डायरेक्शन मैंने नेगेटिव ली है तो माइनस। अब इसकी बात करते हैं ये वाले की, जब ये इधर आएगा तो स्ट्रिंग तो इसके साथ अटैच्ड है, तो यहाँ से स्ट्रिंग की लेंथ कितना कम हो जाएगी, l, तो वो लेंथ यहाँ ऐड हो जाएगी, इस पार्ट में ऐड हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ तो कांस्टेंट रहनी है, एक एंड यहाँ पे फिक्स है स्ट्रिंग का, दूसरा एंड यहाँ पे फिक्स है, तो अभी भी फिक्स है। तो अगर ये चीज़ l कम होती है, यहाँ से ब्लॉक यहाँ आ जाता है तो ये l आगे आ जाएगा, यानी ये ब्लॉक अगर यहाँ कहीं आ जाता है, ठीक है, जब ये यहाँ आया, ये ब्लॉक जब इधर आया तो ये यहाँ आ गया, और ये कितना है, l, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे ही एक ट्रायंगल बना लूँ छोटा सा, तो ये एंगल कितना है, थीटा, देखो ये थीटा तो ये भी थीटा, ये l है,
तो ये कितना आएगा, ये आएगा एल कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कितना है एल और बेस मुझे चाहिए तो एल कॉस थीटा। तो इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एल कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एल कॉस थीटा। और लेकिन वेज के ऊपर रखा है तो वेज पीछे जा रही है एक्स से, तो ये भी पीछे जाएगा। तो अब इसके लिए क्या आएगा, प्लस एम, एल कॉस थीटा पॉजिटिव है, इसमें से मैंने एक्स को माइनस कर दिया क्योंकि वेज के साथ ये पीछे भी जाएगा, आगे जाएगा तो वेज के साथ पीछे भी जाएगा। तो एल कॉस थीटा प्लस में माइनस एक्स, अब बचा वेज। तो वेज का डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या लिया, एक्स बैकवर्ड इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, माइनस एम इंटू एल माइनस एम इंटू एक्स प्लस एम इंटू एल कॉस थीटा माइनस एम इंटू एक्स माइनस कैपिटल एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। ये देखो माइनस एम इंटू एल माइनस एम इंटू एक्स प्लस एम इंटू एल कॉस थीटा माइनस एम इंटू एक्स और माइनस एम एक्स। ये आपको क्या दे रहा है, हम एक्स वाली टर्म एक तरफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया माइनस एम इंटू एल, ठीक है, प्लस एम इंटू एल कॉस थीटा, बाकी को मैं राइट साइड में ले जाता हूँ तो इसमें x कॉमन आ जाएगा और आपके पास होगा कैपिटल M प्लस 2m। आई होप आप कैलकुलेशन इतनी कर सकते हैं। देखो माइनस एम एक्स माइनस 2mx उधर जाएगा तो प्लस 2mx, और ये कैपिटल माइनस mx उधर जाएगा तो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप ml कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई दिस विल गिव यू x। इतना डिस्प्लेसमेंट होगा वेज का। अनदर गुड क्वेश्चन और देखते हैं, आपको नोट करना है आप नोट कर लीजिए पॉज करके। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन याद मत करिए, ऐसे 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, आप कंसेप्ट लर्न कीजिए, विल हेल्प यू मोर, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है, एक बिल्डिंग है, इसकी बिल्डिंग की हाइट दे रखी है आपको 40 मीटर, ठीक है। एक बच्चा मान लीजिए इसकी टॉप में है और एक ग्राउंड पे है। टॉप वॉल में जो बच्चा है उसने एक बॉडी थ्रो की 30 मीटर पर सेकंड से अप, और जो ग्राउंड लेवल पे है इसने थ्रो की 50 मीटर पर सेकंड से अप। 50 40 कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है, मेथड विल रिमेन सेम, न्यूमेरिकल वैल्यूज आर नॉट इंपॉर्टेंट। तो उसने 30 से फेंका, इसने 50 से फेंका। तो आपसे कह रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो किस हाइट तक जाएगा ये आपको बताना है, इंडिविजुअल बॉल्स के लिए नहीं बताना है। लेकिन मैं इसको करूंगा ऐसे ही जैसे मुझे एक सिंगल पार्टिकल के लिए करना है। तो मैंने अभी पहले भी आपको बताया था, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम अगर आप लोकेट कर लेते हैं तो फिर आपको एक सिंगल पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास अभी कहाँ है। अभी मतलब जिस समय थ्रो कर रहे हैं उस समय कहाँ है। तो एक बॉडी यहाँ है, दूसरी बॉडी यहाँ है, मुझे सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है इनका। तो मैं क्या अप्लाई करूँगा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, क्योंकि 2 बॉडी सिस्टम है तो m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ने वाली है कि अगर दोनों बॉडीज़ का मास इक्वल है, मान लो जितना मास इसका है उतना ही इसका है, तो शुरू में इनका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे होगा। ये फॉर्मूला अप्लाई करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर दोनों का मास अलग अलग होता तो फिर इस फॉर्मूले से मैं फाइंड कर लेता। इस बात को ध्यान रखें। और वो कैसे करना है आप जानते हैं। कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम एक लेके, मान लो आप यहीं पे कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं ऐसे, और दोनों का मास अलग अलग होता मान लो। चलो थोड़ी देर के लिए अलग अलग ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे वापस आ जाएंगे। मान लो इसका मास 2m है और इसका m है, तो अब नहीं आएगा सेंटर पे। तो अब अगर मैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लूँ, यहीं पे मैं ओरिजिन मान लूँ ये, तो जो बॉडी ग्राउंड लेवल पे है इसके कोऑर्डिनेट 0,0 और जो इस लेवल पे है इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 40,0, क्योंकि ये 40 मीटर की हाइट पे, सॉरी 0,40 वाई कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। एक्स कोऑर्डिनेट तो यहाँ भी 0 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो फिर मैं इसका y कोऑर्डिनेट निकाल लूँगा, तो कितना होगा m1 y1 0 इसके लिए। दूसरे का कितना होगा m2 y2 कितना 40 डिवाइडेड बाई m प्लस 2m, ठीक। तो ये आएगा 80/3, 80/3 आ रहा है, इतना मीटर आ रहा है, ये आ रहा है। तो फिर सेंटर ऑफ मास आप देखेंगे इसके थोड़ा क्लोज आएगा क्योंकि इसका मास ज़्यादा है।
तब भी ऐसे ही होता क्वेश्चन, अगर इनके मासेस अलग अलग होते तो हम अपने पुराने क्वेश्चन में लौटते कि मान लीजिए दोनों के मासेस बराबर हैं, तो फिर हमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, राइट। दोनों का मास बराबर है, बिल्डिंग की हाइट कितनी दी थी हमें 40 मीटर, और दोनों का मास बराबर है, तो इनका सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा शुरू में। अब आपने थ्रो किया, और जब थ्रो करेंगे तो दोनों बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, एक्सटर्नल फोर्स है, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, मोशन सब चेंज हो जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्सटर्नल फोर्स फॉर दीज टू बॉडीज, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, मोशन सब चेंज होगा, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता चल गई, ये है। अब आप समझ लो आपने यहाँ से फेंका किसी को, अब सवाल है कि सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी के फॉर्मूला लगा देते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2, ठीक है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो अब कितना आएगा, दोनों का मास बराबर है, एक की वेलोसिटी है 50, दूसरे की है 30, दोनों वेलोसिटी अपवर्ड है तो प्लस में आ रही है, और 50 प्लस 30, नॉट 50 प्लस 30 सॉरी, नीचे आएगा m1 प्लस m2 दैट इज 2m। तो ये आ रहा है 40 मीटर पर सेकेंड। ये सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी आ गई मेरे पास 40 मीटर पर सेकेंड। अब आप इसे भी भूल जाओ, उसे भी भूल जाओ, अब तो समझ लो ये पार्टिकल है, इसे थ्रो किया आपने 40 मीटर पर सेकेंड से कितनी हाइट तक जाएगा। गो बैक टू वन डायमेंशनल मोशन स्ट्रेट वे, मोशन अंडर ग्रेविटी। एक ही पार्टिकल है। अब बार बार इस बात को कह रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम को एक सिंगल पार्टिकल की में कन्वर्ट कर देता है। तो अब आप समझ लीजिए, यहाँ से आपने बॉडी फेंकी है 20 मीटर की हाइट से, क्योंकि ये बीच में था पॉइंट बिल्कुल, तो 20 मीटर की हाइट से एक बॉडी 40 मीटर पर सेकेंड से आपने फेंकी है, तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक ये जाएगी आपको बताना है। तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए, वन डायमेंशनल मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस माइनस 2gh, क्योंकि अपवर्ड है, बॉडी ऊपर जा रही है, g नीचे, तो माइनस, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0, इनिशियल कितनी है 40, तो 40 का स्क्वायर माइनस 2g की वैल्यू 10, बचा h। तो यहाँ से h कितना आएगा 1600, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 40 डिवाइडेड बाई 20, 0 से 0, तो कितना आ रहा है 80 मीटर्स आ रहा है। और ये जो 80 मीटर आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से 80 मीटर, तो ग्राउंड लेवल से देखो तो 80 प्लस 20 दैट वुड बी 100 मीटर, यानी इनका सेंटर ऑफ मास 100 मीटर की हाइट तक जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, और देखते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन ये भी है, इसमें आप देख रहे हैं कि इंक्लाइन प्लेन देख रहे हैं, ये एंगल 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो गया 90। एक पुली लगी है, दो ब्लॉक्स हैं, दोनों के मासेस इक्वल है, और एक स्ट्रिंग के साथ ये अटैच्ड है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। आपसे कह रहे हैं इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन बताइए, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये बताना है आपने। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा अपना काम आसान करने के लिए, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो आप इनको एक्स और वाई एक्सेस मान लीजिए, कि मान लीजिए ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, या इधर एक्स ले लीजिए उधर वाई ले लीजिए, आपकी चॉइस है। तो मैंने इसको एक्स वाई एक्सेस मान लिया, ठीक है। अब अगर ये एक्स वाई एक्सेस है तो अब देखो, ये तो पक्की बात है इनमें एक ही फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी आएगा इनके लिए, है ना। तो ये स्मॉल जी इसमें लग रहा है, स्मॉल जी इस पे लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इनके कंपोनेंट्स निकालूं तो इस स्मॉल जी का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये एंगल 30 तो ये भी 30, तो ये वाला कंपोनेंट आएगा g cos 30 और ये वाला आएगा g sin 30। ऐसे ही इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, तो ये एंगल 60 है, ठीक है, तो ये वाला एंगल 60 होगा, तो ये कंपोनेंट आएगा g cos 60 और ये वाला आएगा g sin 60। ये आ रहा है, ये इनके एक्सेलरेशंस आ रहे हैं। अच्छा, ये एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस आ रहा है, ये एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस आ रहा है। ये वाला एक्सेलरेशन इसके परपेंडिकुलर है, यानी जिस डायरेक्शन में ये बॉडी मूव करेंगी, मान लो ये बॉडी जो है ये sin 60 है हाफ, और वो है ये sin 30 है हाफ, सॉरी, और वो है sin 60 √3/2। तो
डेफिनेटली ये वाला ज़्यादा आ रहा होगा, तो ये सिस्टम आपका ऐसे जा रहा होगा, मोशन इसका इस तरफ को हो रहा होगा ऐसे। तो अगर मोशन ऐसे हो रहा है तो आपने ये पढ़ा होगा जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की हम बात करते हैं, तो परपेंडिकुलर वाला फोर्स जो होता है उसको हम इग्नोर करते हैं। अगर कोई बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, एक बॉडी अगर इधर जा रही है, तो जो फोर्सेज इसके अलोंग या इसके अपोजिट लग रहे हैं उनको तो कंसिडर करते हैं आप, लेकिन जो परपेंडिकुलर फोर्सेज हैं उनको कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि ये फोर्सेज इस डायरेक्शन में इफेक्टिव ही नहीं होते हैं। ये हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा आई होप। तो इसलिए जब हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो इनके मोशन को ये एक्सेलरेशन इफेक्ट करने वाला है, ये वाला नहीं। ठीक है, तो आप सिर्फ ये वाला एक्सेलरेशन लेंगे और ये वाला लेंगे। अब ये है कितने, जी साइन 30 का मतलब हो गया g/2 और ये हो गया g√3/2, और ये x डायरेक्शन में है, ये y डायरेक्शन में है। तो टोटल एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का अगर देखूं तो क्या लिखूंगा, m1a1 प्लस m2a2, डेफिनेटली डायरेक्शन भी आएगी, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये आएगा। अब दोनों मासेज इक्वल हैं, तो यहाँ तो m और a1, उसको ही अगर a1 मान लूँ तो g√3/2 i कैप, इसको लिखूंगा m2 यानी फिर m g/2 j कैप डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, दैट वुड बी 2m। तो कितना आएगा, ये m तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा g√3/4 i कैप प्लस g/4 j कैप। ये एक्सेलरेशन आ रहा है सेंटर ऑफ मास का। अब अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड। अगर कोई वेक्टर आपको ये दे रखा है, वेक्टर a = ai कैप प्लस bj कैप, मान लो ऐसे दे रखा है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, √a² प्लस b², ये होता है। तो अगर आपको इसका सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये हो जाएगा √this² प्लस this², यानी g²/16, 3 + 1 यानी 4, ठीक है। तो ये आ रहा है g/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन आ रहा है सेंटर ऑफ मास का, g/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले यूज करने हैं आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन और है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक पुली है, पुली के साथ ये स्ट्रिंग अटैच्ड है, स्ट्रिंग का एक एंड में एक रॉड है, इस रॉड का मास आपको m-m दे रखा है। दूसरे एंड पे स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड है वहाँ एक बॉडी है, इसका मास M है, और इस रॉड पे एक इंसेक्ट है जिस इंसेक्ट का मास m है, और ये बिल्कुल रॉड के बॉटम पे है यहाँ पर। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे, पुली और स्ट्रिंग में कोई फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड द स्ट्रिंग। नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, वो कह रहे हैं अभी बताओ इस सिस्टम पे क्या कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर वो पूछते क्या एक्सटर्नल फोर्सेज लग रहे हैं सिस्टम पे, तो बिल्कुल लग रहे हैं। कौन से एक्सटर्नल फोर्सेज हैं यहाँ पे, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इस बॉडी का वेट M × g डाउन लग रहा होगा, इस रॉड का वेट M - m × g डाउन लग रहा होगा, इस इंसेक्ट का वेट m × g डाउन लग रहा होगा। सारे एक्सटर्नल है, बिकॉज अर्थ इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो अर्थ इन पे जो फोर्स लगा रही है वो एक्सटर्नल है। फिर इस स्ट्रिंग में एक टेंशन डेवलप होगा, तो ये टेंशन भी एक्सटर्नल फोर्स है सिस्टम के लिए। हम किस सिस्टम की बात कर रहे हैं, रॉड, इंसेक्ट और दिस मास। हमारा जो सिस्टम है, सबसे पहले तो सिस्टम आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो सिस्टम कौन है, रॉड है प्लस इंसेक्ट है प्लस ये मास m है, ये सिस्टम है हमारा। तो इन तीनों पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है वो एक्सटर्नल, और स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो भी एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा है। अब वो कह रहा है क्या नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो क्या है, अब पूरा सिस्टम आपका रेस्ट पे है। तो क्योंकि पूरा सिस्टम रेस्ट पे है यानी इसका सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे होगा, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, 0 होगा, नहीं होगा। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है। सेंटर ऑफ मास क्यों रेस्ट में है, क्योंकि पूरा सिस्टम रेस्ट में है, रॉड भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में, वो भी। और वैसे भी देखो इधर वेट कितना है mg
और इन दोनों का टोटल वेट मिला दो तो ये भी mg, ये है कैपिटल M माइनस mg और ये है स्मॉल mg, तो ऐड करेंगे तो mg ही आएगा, यानी इतना ही आएगा। तो दोनों का वेट बराबर है, सिस्टम ना तो इधर आएगा ना उधर जाएगा, तो सिस्टम रेस्ट पे रहेगा। तो सिस्टम रेस्ट पे है तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे है, सेंटर ऑफ मास पे रेस्ट पे है तो डेफिनेटली एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे इंटरनल फोर्स तो लगता नहीं, और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन या मोशन सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स चेंज करता है, और क्योंकि यहाँ सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है तो एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0। अब सवाल है कि कितना है, तो क्या इक्वेशन बनाओगे, अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है 2t, t प्लस टी 2t, और डाउनवर्ड कितना लग रहा है ट्वाइस ऑफ mg, ट्वाइस ऑफ mg, है ना। आप इन दोनों तीनों को ऐड करोगे, इसको इसको और इसको, तो ट्वाइस ऑफ mg आएगा। तो इसलिए नेट एक्सटर्नल फोर्स पहले वाले केस में तो नहीं लग रहा है। सेकंड केस में कह रहे हैं इफ इंसेक्ट स्टार्ट क्रॉलिंग अप ऑन द रॉड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर ये इंसेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर क्रॉल करना शुरू करता है रॉड में, तो क्या अब लग रहा होगा एक्सटर्नल फोर्स, तो अभी भी नहीं लग रहा होगा। क्यों नहीं लग रहा होगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो देखिए मैं इसको हटा देता हूं, चलो इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। तो अब इंसेक्ट ने एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर क्रॉल करना शुरू किया, तो क्या अब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, तो चेक कर लेते हैं। तो ये है रॉड और ये स्ट्रिंग के दूसरे एंड के साथ ये है ब्लॉक, मास m, रॉड का मास कैपिटल M माइनस स्मॉल m, और ये हमारा इंसेक्ट है, ठीक है, इसका मास कितना है m। अब जब ये ऊपर जा रहा होगा तो रॉड और इंसेक्ट के बीच में फ्रिक्शन काम कर रहा है। देखो बिना फ्रिक्शन के इंसेक्ट भी मूव नहीं कर पाएगा, हम भी मूव नहीं कर सकते, बिना फ्रिक्शन के वी कैन नॉट मूव। तो अगर ये क्रॉल करके ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली रॉड जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर रही होगी, या इंसेक्ट और रॉड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। अब इंसेक्ट की बात करूं अगर अलग से, कि अगर ये इंसेक्ट है, ठीक है, तो ये ऊपर जा रहा है, इसका वेट किधर लग रहा है mg डाउन, और फ्रिक्शनल फोर्स इसको ऊपर ले जा रहा होगा रॉड के ऊपर, ये फ्रिक्शन, जबकि रॉड पे यही फ्रिक्शन डाउन लग रहा होगा F, और रॉड का मास कितना है, इतना। अब मैं यहां से इंसेक्ट को हटा देता हूं, खाली रॉड है, तो देखो रॉड के पे लग रहा है इसका वेट, और ये इसका वेट, ये इंसेक्ट का वेट, और फ्रिक्शन और आ गया, दिस इज द फ्रिक्शन बिटवीन द इंसेक्ट एंड द रॉड। अब क्योंकि इंसेक्ट ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली फ्रिक्शन ही ले जा रहा होगा इसको ऊपर, तो अगर इंसेक्ट पे फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है तो रॉड पे नीचे लग रहा होगा। तो अगर मैं इन तीनों की बात करूं, स्पेशली इन दोनों की बात कर लूं अगर, तो देखो इसके लिए मैं इक्वेशन बनाऊंगा F माइनस mg इक्वल टू 0। नेट फोर्स क्या होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो है नहीं इंसेक्ट के पास, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो नेट फोर्स इक्वल टू 0, यहां से क्या आएगा F इक्वल टू mg, सही है। अगर रॉड की बात करूं तो रॉड पे देखो ये लग रहा है टेंशन, यहां भी लग रहा होगा टेंशन, तो रॉड की बात करूं तो कितने फोर्सेस होंगे, इसका वेट हो गया डाउनवर्ड, इसको हटा देता हूं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। तो देखो रॉड के लिए अगर बात करूं तो T लग रहा है ऊपर, माइनस m माइनस स्मॉल m इंटू जी इसका वेट, और माइनस फ्रिक्शन, दैट इज अगेन इक्वल टू 0। ये भी 0 है क्योंकि रॉड के पास भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो T इक्वल टू कितना आएगा, mg माइनस स्मॉल mg प्लस f, और f कितना है mg, तो ये हो गया माइनस mg प्लस mg, ये कैंसिल हो गया, तो टेंशन फिर से आप देखो mg के इक्वल आ रहा है। इससे पहले वाला केस जो हमने डिस्कस किया था, अगर आप रिवाइंड करके देखें तो 2t इक्वल टू 2mg आ रहा था, यानी t इक्वल टू कितना आ रहा था mg, इससे पहले वाले केस में। अभी भी t कितना आ रहा है mg, ये देखो, यानी एक्सटर्नल फोर्स नहीं चेंज हो रहा है। अब तीसरे केस में वो कह रहे हैं कि अगर इफ द इंसेक्ट स्टार्ट क्रॉलिंग, सेम लैंग्वेज है इसलिए मैंने डॉट 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 लिख दिया, इफ द इंसेक्ट स्टार्ट क्रॉलिंग अप ऑन द रॉड
विद एन एक्सेलरेशन ए। अब अगर ये ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो क्या एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा सिस्टम पे, ये पूछ रहे हैं। पहला वाला केस क्या था, सब रेस्ट पे थे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। सेकंड केस क्या था कि इंसेक्ट रॉड पे ऊपर जा रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तब भी हमने देखा कि एक्सटर्नल फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी भी वही रिलेशन आ रहा है T=mg। अब वो कह रहे हैं कि अगर ये इंसेक्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर क्रॉल करता है तब क्या सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो अब इसी डायग्राम से काम चलाते हैं। तो देखो अब ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है इंसेक्ट, फ्रिक्शनल फोर्स F' ले लेते हैं इस केस में। अब अगर मैं यही कैलकुलेशन करूं इंसेक्ट के लिए, सो फॉर इंसेक्ट क्या होगा, अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन बनाऊं इसके लिए, तो ऊपर जा रहा है तो आप लिखेंगे F' माइनस mg, ये देखो F' माइनस mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये आपको क्या देगा, F' इक्वल्स टू ma प्लस mg, ये देगा। रॉड के लिए अगर बात करूं, फॉर द रॉड, ठीक है, तो रॉड के लिए क्या होगा, T माइनस कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी माइनस F' इक्वल टू 0, क्योंकि रॉड के पास तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं। तो यहां से T कितना आएगा, ये आएगा mg माइनस mg उधर जाके प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा F', और F' कितना है, इतना। तो इस बार टेंशन कितना आ रहा है, mg माइनस स्मॉल mg, और F' की जगह ma प्लस mg, तो mg तो कैंसिल हो जाएगा। तो टेंशन कितना आ रहा है, mg प्लस ma, और ये पहले वाले से ज़्यादा है। इससे पहले जो टेंशन आ रहा था वो इतना आ रहा था, अब ये ज़्यादा हो गया। और टेंशन कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, टेंशन एक्सटर्नल फोर्स है। अब मैं इस टेंशन को इस केस में T' लिख दूँ अगर, तो ये एक्सटर्नल टेंशन जो फोर्स है वो बढ़ गया। पहले एक्सटर्नल फोर्स कितना था, mg, अब कितना आ रहा है, mg प्लस ma। तो अगर ये एक्सेलरेट हो रहा है तो फिर डेफिनेटली एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा, तभी ये कर पा रहा है। और इस केस में सेंटर ऑफ मास पे भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, तो सेंटर ऑफ मास ऊपर जा रहा होगा इस सिस्टम का। जब ये इंसेक्ट यहाँ से यहाँ जाएगा तो सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का ऊपर ही जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के पास भी एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। एक और देख लेते हैं, लास्ट वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो मैं तो 2-3 और क्वेश्चन आपको, लेकिन चलिए देखते हैं कितना हो सकता है। 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, लेट्स सी। सो सी, दिस इज अनदर गुड क्वेश्चन। सिंपल कंसेप्ट है, एक ट्रक इधर से आ रहा है, एक ट्रक इधर से आ रहा है, दोनों की वेलोसिटी u अपोजिट डायरेक्शन में है, मास दोनों का m, इसका भी m इसका भी m, वेलोसिटी u डायरेक्शन अपोजिट। अच्छा, इस ट्रक में जो है पोटैटोज है, बैग्स लगे हुए हैं, और उस ट्रक में मान लीजिए अनियंस है, उसके बैग्स हैं, और एक पोटैटो का बैग का जो मास है वो m1 है। दिस इज द मास ऑफ 1 बैग ऑफ पोटैटो एंड दिस इज द मास ऑफ 1 बैग ऑफ अनियन। प्याज और आलू लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब रास्ते में इन्होंने एक एक बैग एक्सचेंज किया, यहाँ से पोटैटो का एक बैग उस पे और वहाँ से अनियन का एक बैग इस पे फेंका गया। तो कह रहे जब ये एक्सचेंज हो जाएगा का मतलब यहाँ से पोटैटो का बैग उधर पहुँच गया, वहाँ से अनियन का बैग यहाँ पहुँच गया, तब इनकी वेलोसिटी बतानी है क्या होगी। एक पार्ट मैं कर देता हूँ, एक आप कर लेना। इसके लिए मैं कर देता हूँ, उसके लिए आप कर लेना, मेथड से में। अब मान लीजिए इसकी बात करें, इसने अपने ट्रक में से पोटैटो का एक बैग बाहर फेंक दिया, तो वो बैग अब इस ट्रक का पार्ट तो है नहीं। तो अब इस ट्रक का मोमेंटम क्या होगा, m माइनस स्मॉल m इंटू यू, इतना होगा। अब वहाँ से अनियन का एक बैग जिसका मास m2 है, और जब ये ट्रक वाला बाहर फेंकेगा तो ओबियसली ये डायरेक्शन देगा बैग को जो इधर ट्रक है इसके पास आने के लिए, लेकिन इसके पास ये वेलोसिटी जरूर होगी जो ट्रक की है। यानी ये जो m2 वाला बैग इसने फेंका तो इसके पास ट्रक की ये वेलोसिटी तो होनी है, क्योंकि ये अभी फेंकने से पहले ट्रक का ही पार्ट
था कि नहीं, तो इसलिए इसके पास ये वेलोसिटी तो होगी, ये एक्स्ट्रा वेलोसिटी फेंकने वाले ने इसको दी होगी ताकि ये बैग यहाँ आ जाए। तो हम इस डायरेक्शन को डील कर रहे हैं, ये डायरेक्शन डील कर रहे हैं, हम इसकी बात नहीं कर रहे। तो फॉरगेट अबाउट दिस वेलोसिटी। तो देखो यहाँ से पोटैटो का एक बैग बाहर निकल गया, तो मास कितना हो गया पूरे ट्रक का, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। वेलोसिटी इसकी अभी भी कितनी है, यू से ही जा रहा है अभी भी, और ये बैग इस पे आने वाला है, ये वाला इसका पार्ट बनने वाला है। तो इस बैग के यहाँ पहुँचने से पहले दोनों का टोटल मोमेंटम कितना था, इतना। ये ट्रक का, जिसमें से एक बैग माइनस हो गया है पोटैटो का, ये ट्रक का मोमेंटम, और ये जो अनियन का बैग यहाँ आने वाला है उसका मोमेंटम, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी है तो माइनस। ये तो हो गया कोलिजन से पहले। कोलिजन समझ रहे हैं ना, जब ये यहाँ आएगा तो एक तरह का कोलिजन, तो कोलिजन से पहले वाला मोमेंटम ये है। आप समझ लो ट्रक इधर जा रहा है, बैग इधर जा रहा है, और ये इन दोनों का कोलिजन होने वाला है, का मतलब ये बैग इस पे आके लैंड करने वाला है। आप सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में कहिए कि लैंड करने वाला है या कोलिजन होने वाला है, एक ही बात है। तो ये पहले वाला है। तो बाद वाला क्या है, जब ये यहाँ आ जाएगा तो कैपिटल एम माइनस m1, ये मास था ट्रक का, अब ये भी इस पे आ गया तो प्लस m2, और मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी कितनी, ये। इस पूरे प्रोसेस में क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा है बिटवीन द ट्रक एंड द बैग, बाकी बात नहीं हो रही, ट्रक और बैग के बीच में कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो मोमेंटम क्या रहेगा, सेंटर ऑफ मास का कंजर्व रहेगा। यानी जो मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम अभी भी होगा, यानी ये दोनों इक्वल। और यहाँ से बहुत आसानी से आप v फाइनल फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से उसके लिए करने की कोशिश करिएगा, देखिए कितना आता है, कंसेप्ट सेम है। ठीक है, एक क्वेश्चन फाइनली और ले लेते हैं। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको काफ़ी लंबा हो गया वीडियो। तो देखो ये एक बोट है, बोट का मास कैपिटल एम है, इसके अंदर एक आदमी है, उसका मास स्मॉल एम है, बोट पानी में है, ओबियसली पानी में है। तो वो कह रहे हैं बोट और पानी के बीच के फ्रिक्शन को आप इग्नोर कर दीजिए, यानी फ्रिक्शन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है बिटवीन द बोट एंड द वाटर, ये ध्यान रखिएगा। अब ये जो पर्सन है बोट के अंदर है, तो ये एम मास का आदमी बोट पे इधर आता है विद एन एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन से इधर आता है, और ये जो एक्सेलरेशन है ये विद रिस्पेक्ट टू बोट दे रखा है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू बोट, ये दे रखा है। तो आपसे कह रहे हैं कि आप सबसे पहला पार्ट तो है इसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, ये पूछ रहे हैं। तो आंसर आपको आता है, क्योंकि जब ये पर्सन यहाँ से यहाँ रनिंग करके आएगा तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। पर्सन बोट पे लगाएगा, बोट पर्सन पे लगाएगी, वो ठीक है, लेकिन इस सिस्टम पे, कौन सा सिस्टम, सिस्टम ऑफ द पर्सन एंड द बोट, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, 0। तो पहले पार्ट का आंसर तो सीधा है कि सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, सो द सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, 0। अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन, क्योंकि वो आपको बोट के रेस्पेक्ट में दे रखा है, एंड बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बताना है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वो जो दे रखा है वो बोट के रिलेटिव दे रखा है। तो अब मान लीजिए कि ये जो पर्सन है ये इधर जा रहा है और इसका एक्सेलरेशन मान लीजिए इतना है, या मैं p लिख देता हूँ, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो आपको फाइंड करना है। और जो बोट है ये तो पक्की बात है कि अगर ये इधर आ रहा होगा तो बोट उधर जा रही होगी, तो बोट का जो एक्सेलरेशन है उसको मैं ए बी ले लेता हूँ, बी फॉर बोट, ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे मालूम है कि पर्सन इधर आएगा तो बोट उधर जाएगी, तो ये एक्सेलरेशन पर्सन, ये पर्सन के एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, वो बोट के एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। अब आप देखो कि एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बोट अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा कि एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द बोट। ये आपने रिलेटिव मोशन जब पढ़ा होगा शुरू में
पहला चैप्टर, तो वहाँ ये चीज़ें सीखी होंगी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या होता था? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कैसे लिखते थे? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी आप लिखते थे वी ए माइनस वी बी, ऐसे लिखते थे। तो यही एक्सेलरेशन के लिए भी हो गया। अब इसमें आपको एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बोट दे रखा है ए, तो यहाँ से ये आएगा इतना। तो एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन जो आपको फाइंड करना है वो हो जाएगा ए प्लस ए बी, इतना हो जाएगा। अब लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में है, ये तो मैंने खाली वैल्यूज लिखी हैं, अभी वेक्टर फॉर्म में है। तो देखो पर्सन का एक्सेलरेशन जो आएगा वो कितना आएगा कि ये ए हो गया, ठीक है, और ये बोट का एक्सेलरेशन हो गया। तो अब यहाँ पे डायरेक्शन देखना है आपको, है ना, तो डायरेक्शन देखना है आपको। तो अब आपको देखो पर्सन को इधर दिया था और इसका एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू बोट भी इधर ही दिया था आपको। तो इस डायरेक्शन को अगर मैं निगेटिव मान लूँ तो ये माइनस में आएगा, और बोट उधर जा रही है तो बोट का एक्सेलरेशन किस में आया? प्लस में, ठीक है। आप चाहें तो इसको आई कैप भी लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। तो ये प्लस आई कैप, ये माइनस आई कैप, ये पर्सन का एक्सेलरेशन है। अब कंसेप्ट लगेगा सेंटर ऑफ मास का। तो वही बात है कि क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। तो बस काम बन गया। अब आप देखो सीधा फॉर्मूला लगा देते कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा? m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब क्योंकि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है? 0। यहाँ पर आएगा मास ऑफ द पर्सन, एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन, ठीक है, जो कि बाद में मैं इससे रिप्लेस करूँगा, प्लस मास ऑफ द बोट, एक्सेलरेशन ऑफ द बोट डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये तो इधर आके 0 ही हो जाएगा, राइट। अब इसमें वैल्यूज रिप्लेस कर देते, लेट अस रिप्लेस द वैल्यूज। तो क्या वैल्यू आई है आपकी? ये एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन ये आया है, तो ये तो 0 ही हो गया। खैर ये भी इधर आके 0 हो गया। तो मास ऑफ द पर्सन, और इसकी जगह ये ए पी की जगह ये आएगा माइनस ए प्लस ए बी, ठीक है, और यहाँ पे बोट के लिए हो गया और ये ए बी हो गया। ये आपको देगा बोट का एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ से, कितना आएगा? एम ए अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये बोट का एक्सेलरेशन आ गया, एक पार्ट आ गया आपका। बोट का एक्सेलरेशन यहाँ रख देंगे तो पर्सन का भी आ जाएगा। अब आप कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो आई होप आपको थोड़ा हेल्प मिली होगी इन न्यूमेरिकल से। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ शुरू से देखिए, अभी दिस इज नॉट द एंड। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, कुछ और क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करूंगा। विल बी डूइंग मोर न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस। अब अभी हमने कंटिन्यूअस बॉडीज का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं वो भी सीखना है, ठीक है। तो 2 या 3 वीडियो सेंटर ऑफ मास पे और बनेंगे, आप देखते रहिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लास्ट तक देखिए, पूरा वीडियो देखिए, विल हेल्प यू, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।